क्या पढ़े थे? एसी जनरेटर कंप्लीट हो गया है। ठीक है सुनिए, मतलब चैप्टर कंप्लीट है। कुछ होमवर्क दिए थे, क्या था? लिखे हो? ठीक है, बात बंद कर लो। अब सुनो, लास्ट टॉपिक हम एसी जनरेटर पढ़े थे और उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें उसके यूजेस आपको लिखने थे, और वर्किंग वाले कंडीशन में जो डेरिवेशनल पार्ट था मैंने बोला था कि वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही ना? क्या हुआ? अब लिखना था, क्यों नहीं लिखना है? आ जाओ। चलो ठीक है, सुनो। सब लोग लिख के लाए हो जो अल्टरनेटिंग करंट का डीसी करंट के साथ एडवांटेज था? चलिए सुन लीजिए, एक बार बात सुनिए। मैंने आपसे बोला था कि आपको वर्किंग लिखना था, ठीक है, लिख लिया होगा। यूजेस जनरेटर के आपको पता ही है, बाकी हेडिंग आप डाले होंगे या जिन्होंने लिखा है, ठीक है। मैंने बोला था एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों में से जो भी है एसी का ओवर डीसी के ऊपर, मतलब एसी का डीसी के ऊपर क्या एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडवांटेज की तो पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। कितने लोग लिखे हो? पहले हाथ ऊपर करो, याद है? कितने लोग लिखे हो? गिने चुने लोग हैं। बाकी लोग क्या किए हो? पीछे खड़े हो जाओ तीनों, सबसे लास्ट बेंच पे। सोफा लगा है, टेकले लेके बैठे हो। बताओ क्या दिए थे होमवर्क, याद है? कहाँ गए थे तुम? बाद में नहीं हो पाता? ठीक है, अंदर आओ। होमवर्क दिए थे, किए हो? दरवाज़ा बंद कर दो। नहीं किए हो, क्यों? बताओ भाई, क्यों नहीं किए हो? टाइम वेस्ट मत करो। छोड़ के तब आगे बढ़ें। ऐसे ही होमवर्क देते रहें, हमारा भी सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
सब यहाँ लाइन से बेंच खाली है, यहाँ खाली, यहाँ 2 बैठे हैं और इधर 4-4 5-5 बैठे हैं। जितने पे 4 हैं पहले 3 हो जाए अपने आप, बिना कुछ कहे। इतना हम बता दे रहे हैं, अब किसको कहेंगे ये नहीं समझना। फिर कहीं बैठो 3 बैठना है बस। बेंच जब खाली है तो क्यों 4 बैठना है? वहाँ बेंच डालो, वो देखो 2-2 लगा के एकदम चौकी बनाए हुए हैं, उसको पीछे करो। बोलो तुम लोग पीछे। चलो ऐसे ही खड़े रहो, पूरे क्लास भर आज खड़े रहो। हेडिंग डालो एडवांटेज पहला। जो लिख लिए हैं ठीक है, जो पार्ट लिखे होंगे ठीक है। एडवांटेज लिखना है एसी का ओवर डीसी पे, पहला लिखिएगा। फर्स्ट लिखिएगा द जनरेशन ऑफ AC is more economical than DC. मोर इकोनॉमिकल, सस्ता होता है AC का DC के कंपैरिजन में जनरेशन। DC को हम जब जनरेट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस किसी भी तरह से हमें डायनमो को रोटेट कराना है। उसको हम स्टीम से रोटेट करा सकते हैं, वाटर से रोटेट करा सकते हैं, जिससे भी रोटेट कराएं। तो इसलिए ये सस्ता होता है, बस जो खर्चा आएगा वो डायनमो में आएगा। बाकी रोटेशन के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो केमिकल इसमें रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं और क्या कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है डीसी का। दूसरा लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज can be step up or step down using ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के यूज से अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है, जबकि डीसी से जो वोल्टेज मिलता है उसमें एक ही वोल्टेज कॉन्टिन्यूअस बना रहेगा, उसमें ना स्टेप अप कर पाएंगे और ना ही स्टेप डाउन कर पाएंगे। नेक्स्ट तीसरा लिखिएगा, द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी reduce using choke coil without any wastage of energy। चोक कॉइल का यूज़ करके हम अल्टरनेटिंग करंट को कम कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिड्यूस यूजिंग अ चोक कॉइल विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वेस्टेज है, बिना किसी एनर्जी के वेस्ट के हम चोक कॉइल के यूज़ से इलेक्ट्रिक करंट जो अल्टरनेटिंग वाला मिल रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। चौथा लिखिएगा, AC can be easily converted into DC। AC easily converted into DC किसके हेल्प से? अभी उसी दिन बताए थे,
rectifier, using rectifier, AC easily converted into DC using rectifier. रेक्टिफायर हमें पढ़ना है, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर चलेगा, तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफायर पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अब लिखिएगा डिसएडवांटेज, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अगर आपने इससे ज़्यादा लिखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। लिखिएगा डिसएडवांटेज। ठीक है, लिखिए पीक वैल्यू ऑफ AC इज हाई। पीक वैल्यू ऑफ AC डिसएडवांटेज में, पीक वैल्यू ऑफ AC इज हाई। अब इससे क्या प्रॉब्लम है, हाई है तो, देन वर्क विथ दिस करंट विल बी मोर डेंजरस। वैसे तो DC होता है, बट हमने लिखा कि केवल पीक करंट पे, अगर पीक करंट पे आपने उसको टच कर दिया तो वहाँ पे ज़्यादा तेज आपको झटका लगेगा, क्योंकि पीक करंट की वैल्यू आपने पढ़ी है, IRMS कितना होता है, I0/√2। तो I0 की वैल्यू कितनी होगी, IRMS इंटू में √2। RMS से √2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डेंजरस होगा। दूसरा लिखिएगा, in a phenomena like electroplating, comma electrorefining, और भी कुछ ऐसा नाम सुना है क्या? हाँ, अरे इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो छोड़ दो अभी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोट्राइपिंग देखा है? अरे भाई, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी टेंसाइल्स पे या किसी अनदर चीज़ पे, जैसे मान लो हमारा स्टील का बर्तन है और उस पर मैं तांबे का परत चढ़ा दिया है, वही तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। आपने देखा होगा ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो लोहे के हैं और स्टील के कह के बेचे जा रहे हैं, उस पर स्टील की परत चढ़ गई है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब वही बात है, साफ़ सफाई जैसे आप रिफाइनिंग करते हो। और इलेक्ट्रोटाइपिंग मतलब जैसे आपने मान लो देखा होगा कि कप पे आप प्रिंट करा लेते हो, टी शर्ट पे आप प्रिंट करा लेते हो अपना फ़ोटो या जो भी चीज़ें, वो क्या है, इलेक्ट्रोटाइपिंग है। जो भी चीज़ें हैं, एक प्लेट होती है, उसी के थ्रू पूरा हूबहू उतार दिया जाता है उसके ऊपर गर्म करके और पूरे आयंस के हेल्प से। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग में AC करंट यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे यूज होने वाले करंट कौन से होते हैं, DC करंट। तो क्या लिखे हो, इन फिनोमिना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग, इट इज़ नॉट यूज, मतलब इसमें यूज़ नहीं होगा, इट इज़ नॉट यूज, AC यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम AC का डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं ओवर DC पे, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, AC is transmitted more from the surface of conductor AC is transmitted more from the surface of conductor than from inside. Inside, comma देख लिखना, this effect is called skin effect. This effect is called skin effect, SKIN, skin effect,
ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, समझ रहे हो? जैसे तुम स्किन इफेक्ट हमारा चौथा डिसएडवांटेज है। और स्किन इफेक्ट में क्या होता है, तो मैंने बोला आपसे कि जितने भी एसी करंट होते हैं ना, वो एसी करंट इनसाइड की बजाय पसंद करते हैं आउटर सरफेस पे रहना। आउटर सरफेस पे सारा करंट फ्लो करता है। इनसाइड करंट की वैल्यू बहुत कम होती है बट कंपेरिजन टू आउटसाइड सरफेस ज़्यादा। आउटसाइड सरफेस पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा होगा, और इनसाइड में अगर देख रहे हैं तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होगी। तो इससे क्या मतलब है, अब तुम देखो कि मोस्टली टाइम में जब भी हम एसी करंट यूज़ करते हैं तो जहाँ पे वायर यूज किया जाता है वहाँ पे इंसुलेटिंग, मैंने बार बार लिखवाया है, इंसुलेटिंग कॉपर वायर, एक प्रॉपर इंसुलेशन किया जाता है कि एक वायर दूसरे वायर से टच ना हो जाए। समझ रहे हो इतनी बार? तो इंसुलेशन का इसीलिए प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। डीसी में स्किन इफेक्ट थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कम दिखता है, वहाँ पे डिपेंड करता है एज अ कंडक्टर। आपने देखा होगा कि चार्जेस जो होते हैं वो अंदर भी होते हैं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कैसा मटेरियल है उस हिसाब से। मगर एसी में कोई भी टाइप का कंडक्टर हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, हमेशा वो कैसा इफेक्ट दिखाता है, स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, 3 लिख लिया हमने। ठीक है, चलिए, तो ये तो ख़त्म हो गया है। अब हमें पढ़ना है नया चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। क्वेश्चन इस पे जनरेटर वाले टॉपिक पे क्वेश्चन किए थे, पहले कराया गया था। इस फॉर्मूले पे एन बी ए ओमेगा वाला जो फॉर्मूला मिला था, इस पे न्यूमेरिकल किए हो ना, कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं? ठीक है, चलो, आसान सा क्वेश्चन है, सेम वही जो फॉर्मूले पढ़े हो ना, याद है वो सारा फॉर्मूला, याद है सबको? देखो मैंने आपको उसमें फॉर्मूला जो यूज होगा उस फॉर्मूले से देख लो, क्वेश्चन जो भी बनता है वो पहले कराया जा चुका है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि सबसे पहले फ्लक्स कितना होता है, तो सर वी डॉट ए, डॉट हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, ये फ्लक्स है। सर फ्लक्स के चेंज से, फैराडे ने बोला फ्लक्स के चेंज से ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो सर ईएमएफ हो जाता है डी फाई बाई डी टी। अब सर फ्लक्स को चेंज हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। हमने एक तरीका सेलेक्ट किया, रोटेटिंग ऑफ द क्वाइल। तो क्वाइल को सब रोटेट करेंगे तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। क्या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जाता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ओमेगा इनटू टी हो गया। तो सर हम यही वाला भी बस सेलेक्ट किए। याद होगा आपको, फैराडे के लॉ से मैंने ईएमएफ इंड्यूस कराया था, तो उसमें 3 मेथड दिखाए थे। एक मेथड चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द क्वाइल था, एक मोशनल ईएमएफ था, और एक में आपको याद होगा क्वाइल को मूव कर रहे थे मैग्नेट के पास, एक बार दूर कर रहे थे। तो 3 मेथड थे, उसमें से कोई भी मेथड सेलेक्ट करो, बट हम यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज करने वाला देख रहे हैं क्योंकि हम जनरेटर पढ़ रहे हैं। तो जनरेटर में क्वाइल का ओरिएंटेशन चेंज होता है, तो ओरिएंटेशन जब चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसका टी टाइम में एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट थीटा टी टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई की जगह पे कितना हो गया होगा, बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सर बी ए तो बाहर आ जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, और माइनस साइन के साथ ये ऑलरेडी होता है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी से फिर एक ओमेगा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बी ए ओमेगा, बन जाएगा क्या? और थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक टर्न के लिए था, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न n हो तो क्या n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये ईएमएफ कितना आ जाएगा, एन बी ए साइन ओमेगा टी। अगर एन बी ए साइन ओमेगा में एन बी ए ओमेगा को केवल देखा जाए तो क्या इसी को ई नॉट बोला गया था, देन ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब बताओ कौन सा इसमें फॉर्मूला तुम्हें नहीं आएगा। मान लो तुमसे मैं पूछ दिया ई नॉट की वैल्यू बताओ, तो ई नॉट कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। मैंने बोल दिया आई नॉट की वैल्यू बताओ, तो सर इसी को आर से क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो ई नॉट बाई आर क्या हो जाएगा, आई नॉट। देन ये कितना होगा, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, जैसे है वैसे ही रहेगा, तो ये लिख देंगे एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। क्या आई नॉट मिल गया, यहाँ पे आर गिवन होगा क्वेश्चन में, क्लियर है?
तो यही क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। अब IRMS निकालो, आई नॉट निकालो, आई नॉट निकाल लिए हो, ये सब दे दिया और तुमसे IRMS पूछ लिया, तो सर हम इसके हेल्प से आई नॉट निकालेंगे और आई नॉट बाई क्या कर देंगे, √2 कर देंगे, IRMS आ जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यही सारे फॉर्मूले इसमें यूज़ किए गए हैं जो पहले आप क्वेश्चन कर चुके हो, इसलिए मैं इस पर अब क्वेश्चन नहीं करा रहा। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम लोग को तो शर्म आएगा नहीं, मुझे ही शर्म आ रहा है खड़ा करके, क्या बताएं। चलो हेडिंग चैप्टर का नाम डालो, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस बुक का लास्ट चैप्टर है हमारा EMW। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, चैप्टर के अंदर हम केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आता नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, किस रेंज से लेके किस रेंज तक होते हैं, सुनो क्या क्या पढ़ना है, पहले उन चीज़ों को ही डिस्कस कर लेते हैं तब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर, जो नाम से ही पता चल रहा है साफ साफ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं लाइट। क्या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? हाँ सर, लाइट जो सन से लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। या कोई भी लाइट जो एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, आपने पढ़ा होगा कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ द वेव, कहीं पढ़ा है लाइट इज द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। उसी के हिसाब से देखा गया तो बोला गया लाइट ड्यूअल नेचर का है, और लास्ट में मैक्सवेल ने बोल दिया लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखो लाइट चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स जिसका नाम है, और ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया गया है क्योंकि इसका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट NCERT के एक एक चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। अगर हम देखें तो AC से कोई लिंकेज नहीं था, वो बस एक सिंगल चैप्टर था। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स से रिलेट करेगा, क्योंकि इससे पढ़ने के बाद से ही हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। लाइट का थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए। अब ये तो बात तुम क्लास 10 से जानते हुए आ रहे हो कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब लाइट है, बट यहाँ पे लाइट में कई चीज़ें आती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ लाइट में कौन कौन सी रेज होती हैं, तो सर लाइट में गामा रेज होती है, अल्फ़ा रेज होती है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ रही है। अल्फ़ा रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ठीक है, विजिबल लाइट। बट आप केवल जो भी ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हो पता है क्या है, केवल विजिबल लाइट, विबग्योर के बारे में पढ़ रहे हो। क्या इसके अलावा आपने उसमें कुछ पढ़ा? इंफ्रारेड, गामा रेज, इनका रेडिएशन, इनका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। केवल किसका पढ़ना है आपको? विजिबल लाइट का। समझ रहे हो? आपको केवल विजिबल लाइट का ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है। और विजिबल लाइट में केवल वही 7 कलर की लाइट आती है। कौन सा? विबग्योर। मतलब अगर हम बात करें ना, तो हमें इसके बाद से जो चैप्टर मिलेगा उसमें केवल हमें एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट पे बात करनी है। सिंगल वेवलेंथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो हमारे पास बहुत सारे रेज हैं। जैसे मैंने लिख दिया अल्फा रेस, मैंने लिख दिया गामा रेस, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया अल्फा रेस, गामा रेस, इंफ्रारेड्स, रेडियो वेव, ठीक है, फिर विजिबल, ऐसे करके बहुत सारे रेज हैं। इन सारी रेज में सबका अलग अलग वेवलेंथ होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। क्या इसमें से सारे रेज तुम्हें दिखाई देते हैं? नहीं सर। रेडियो वेव नहीं। एक्सरे कभी देखा है आपने? एक्सरे मतलब केवल एक्सरे मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सरे आपने देखा है? नहीं सर, ये नहीं दिखाई देगी हमें, क्योंकि ये विजिबल नहीं है। एक ही लाइट है जो विजिबल है, जो हमें दिखाई देती है, नीले कलर की, लाल कलर की, पीले कलर की, वही विबग्योर है। तो
ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, इसी वेवलेंथ को बस हम देख सकते हैं, बाकी इन वेवलेंथ को नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लो टावर से निकल रहा है रेडियो वेव, कभी देखा है उस रेडियो वेव को, किस कलर का निकल रहा है, कहाँ कहाँ घूमते हुए आ रहा है। बट वहीं से अगर मैं कोई लेज़र लाइट जला दूँ टावर पे बैठ के तो तुम्हें साफ दिखाई देगा कि आ रहा है, क्योंकि वो विजिबल है। उसका जो तुम्हें लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो तुम्हारे आँखों के लिए परफेक्ट है, तुम उसको देख सकते हो, मगर इनको देख नहीं सकते हो। तो सब लाइटों की जितने भी रेज यहाँ लिखे हैं, इनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी का रेंज है, ये इनके अलग अलग क्या है, यूज है। यही तो है, इनके पास क्या क्या है, अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेंज है, इनको हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये भी एक इसमें फैक्टर है। मतलब हमें इस पूरे चैप्टर में ना सर केवल यही पढ़ना है, क्या कि एक्सरे का वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे प्रोड्यूस हुआ, यहाँ इसका यूज क्या क्या है। एक्सरे का क्या यूज करते हैं, आपने एक्सरे मशीन से एक्सरे निकाला तो यूज किया ना, मेडिकल के क्षेत्र में आपने किया, बहुत ऐसी जगहों पे है जहाँ पे एक्सरे का यूज कर रहे हैं। सर गामा रेस का, गामा रेस, अल्फा रेस, इनका भी सब यही एक एक फैक्टर पढ़ना है हमें, यही पेपर में आता है। आपको ऐसे दे देगा 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम तक यूज होने वाले जो भी है, अब उसका नाम नहीं बताएगा, यूज होने वाली ये फ्रीक्वेंसी दे दी, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी का एक रेज है, उसका 3 यूज लिखिए, यूज बताइए, यूज ऑफ दीज रे। तो क्या तुम्हें ये पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमने लिख दिया वेवलेंथ, वेवलेंथ है, मैंने बोल दिया कि वेवलेंथ यहाँ से लेके वहाँ तक है, 10⁻⁻15 से 10⁻⁻7 तक एंगस्ट्रॉम में। तो हमसे पूछा कि बताइए इस रेस के 3 यूजेस क्या हैं। तो जब आपको पता होगा कि भाई ये किसका वेवलेंथ होता है इस रेंज में, तभी तो इसके 3 यूज लिख पाओगे। क्लियर है? तो बस हमें इन्हीं पे बात करना है, बस ये जो सामने लिखे हैं ना, इन्हीं पे बात करना, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। और जो पढ़नी है वो अभी आज पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। क्या भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस हुए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुए होंगे। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे हुए होंगे? कुछ तो होगा, कोई मशीन होगी जिससे प्रोड्यूस किया गया होगा। तो उसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एलसी ऑक्सीलेशन। ठीक है, ये एलसी ऑक्सीलेशन एक मशीन नहीं है, एलसी ऑक्सीलेशन एक फिनोमिना है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर को लगाया जाता है और इंडक्टर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया जाता है। जैसे आपने आरसी सर्किट पढ़ा था, वैसे यहाँ पे अब कौन से सर्किट पढ़ेंगे? एलसी सर्किट। ठीक है, इस एलसी सर्किट में अपने आप एक बार कहानी स्टार्ट कर दोगे, एक बार जैसे इसको आपने एक्टिवेट कर दिया तो ये कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना चलता रहेगा। और चार्ज इसमें एक बार एंटी क्लॉकवाइज तो एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज तो एक बार क्लॉकवाइज, ये कॉन्टिन्यूअस ऐसे इसी में घूमता रह जाएगा चार्ज। एक बार एंटी क्लॉकवाइज तो एक बार क्लॉकवाइज, मतलब चार्ज का क्या होने लगा? ऑक्सीलेशन। और जहाँ पे चार्ज ऑक्सीलेट करने लगेंगे, जिस भी मेथड से, अब तुम कैसे भी उनको ऑक्सीलेट करा दो, चार्ज जहाँ पे ऑक्सीलेट करेंगे उसी ऑक्सीलेशन से प्रोड्यूस होगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात आगे भी हम समझेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होगा, बट आपको यहाँ से याद रखना है। कोई पूछे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ड्यू टू एक्सीलेशन ऑफ अ चार्ज या ऑक्सीलेशन ऑफ अ चार्ज। चार्ज को सर हम ऑक्सीलेट करा देंगे तो क्या प्रोड्यूस होने लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब प्रोड्यूस कराने के लिए कोई मशीन चाहिए, तो मशीन बनाने के लिए हमने L और C को एक साथ जोड़ दिया, इसी की वजह से चार्ज ऑक्सीलेट होने लगा। इसी को LC ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। और यही LC ऑक्सीलेटर क्या प्रोड्यूस करने लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
क्लियर है इतनी बात? तो ये सब आगे की अभी कहानी है। बट सुनो, इस चैप्टर में यही दो चीज़ें हैं। क्या क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गए तो उन वेव्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में एक्स्ट्रा पूरा पढ़ेंगे, इसके बारे में एक्स्ट्रा हेडिंग डाल डाल के, और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मगर मेन जो चैप्टर अगर एनसीईआरटी स्टार्ट करती है ना अपना, जो ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक टॉपिक से स्टार्ट करती है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, ठीक है। क्या हेडिंग है? पहला, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो अब इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना बहुत है नहीं, मगर ये स्टार्टिंग में इसमें लिख दिया गया है, बता दिया गया है, तो पहले हम वहीं से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम मैंने लिख के रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सर आप डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों पढ़ा रहे हैं? करंट क्या यहाँ पे लेना देना है, ठीक है। तो मैक्सवेल एक्चुअल में देखो, लाइट को या किसी भी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका पूरा नाम था जेम्स मैक्सवेल। नाम शायद सुना होगा आपने। मैक्सवेल ने ही तो बोला था कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल के हिसाब से मैक्सवेल ने हमें बहुत सारे इक्वेशन दिए हैं, तो उस इक्वेशनों में से एक इक्वेशन जो आता है या एक फार्मूला आता है, वो किसके लिए आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। तो हमें यही हेडिंग डालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, बातों को समझो। डिस्प्लेसमेंट करंट को, उसके बाद कुछ लिखना उखना अभी यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, जब बोलेंगे तब। सुनिए, सपोज करिए कि आपके पास कोई एक ऐसा कंडक्टर है, ये बस ऐसे बना दिया, और इस कंडक्टर के अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कर दिया, और ये जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिखाई दे रही है, ये डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया है। चलो इंक्रीज कर देते हैं, वो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब क्या है सर? ध्यान से सुनिए। अभी समय है घड़ी में 1 सेकेंड, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड 1 2 3 है, किस डायरेक्शन में? अंदर, इनवर्ड है। समय 2 सेकेंड हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, फिर समय 3 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है? 3 से 6, 6 से 9 बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दिस इज द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक। तुमको फैराडे ने बताया है कि किसी भी कॉइल के अंदर या किसी भी कॉइल के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करते हैं तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, होता है। ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब करंट चलने लगेगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो उसके लिए डायरेक्शन बताने के लिए कौन आते हैं? लेंज आते हैं। लेंज ने बोला जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी का क्या करेगा? अपोज। तो प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या उसको डिक्रीज कराएगा? तो सर डिक्रीज कराने के लिए क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर होना चाहिए? ये तो अंदर जा रहा है ना, तो इसको डिक्रीज कैसे कराएंगे? इसी के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे। तो जब बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो क्या करंट इधर चलने लगेगा? तो सर ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिखाई दे रहा है आपको? समझ में आया ये बात? किसके लॉ से ये बात पता चली थी? फैराडे के लॉ से, ठीक है। 1831 में फैराडे ने अपना ये लॉ दिया। कि अब इस लॉ में तुम्हें क्या समझ में आया? ये पढ़ चुके हो, बस थोड़ा ध्यान से देखो, मैं डिस्प्लेसमेंट करंट पे लेके आ रहा हूँ आपको। मैंने बोला आपसे कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज क्या इंड्यूस करा देता है? ईएमएफ। या क्या इंड्यूस करा देता है? करंट। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, करंट चल रहा है
तो इसका मतलब करंट अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट उल्टा डायरेक्शन में चलेगा? यहाँ बस एक कोई पॉइंट ले लो, देखो यहाँ करंट चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा क्या? जहाँ भी करंट तुम लिए हो, ये करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा होगा? नीचे। यहाँ करंट नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा होगा? ऊपर। क्या ये करंट का डायरेक्शन है और ये सॉरी ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है और ये क्या करंट का डायरेक्शन है? ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉन को क्या ये मैग्नेटिक फील्ड चला रहा है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चलाता है? आप थोड़ा ध्यान से देखो, अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मैग्नेट वाले चैप्टर में, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पढ़ा है क्या? F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा पढ़ा है ना? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, याद करो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रख देते थे तो अगर वो रेस्ट पे होता था तो क्या उस पर कोई फोर्स लगता था? नहीं लगता था। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था तो उसको चला देना चाहिए था। क्या वो चला पा रहा था? नहीं। तो सर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हूँ चार्ज को, क्यों चार्ज नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है तो आखिर में चार्ज को चला कौन रहा है? फैराडे ने यही बात बताई कि भाई तुम चार्ज को अगर चलाना देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है और इसमें चार्ज रख दोगे तो ये रुकेगा नहीं, ये चलेगा। कैसे? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर क्या होता है और इधर क्या होता है? यही तो होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? क्या अपोजिट डायरेक्शन में आएगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन चला है? नहीं। किसकी वजह से चला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ध्यान से सुनो, एक्चुअल में फैराडे ने अपने लॉ में ये बात बोली है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इंड्यूस होता है ईएमएफ। बट इन्होंने अपने लॉ के अंदर एक चीज मेंशन किया है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से पहले प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तभी इलेक्ट्रॉन चलेगा और इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलेगा? करंट चलेगा। समझ रहे हो? मतलब कुल मिला के अभी तक तुमने क्या पढ़ा था फैराडे लॉ के अंदर? फैराडे लॉ के अंदर आपने पढ़ा था ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ। सर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से हम क्या इंड्यूस कराते हैं? ईएमएफ या करंट इंड्यूस कराते हैं। बट अभी हम आपसे क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से पहले करंट नहीं आया, पहले कौन आया? इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इट इंड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे हम यही बात लिख रहे हैं, फैराडे के लॉ से हमें ये कॉन्क्लूजन मिल गया। क्या कॉन्क्लूजन मिल गया? ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंड्यूस होगा तब सारी कहानी चलेगी। देख लो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चलेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा? समझ रहे हो इतनी बात? अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर चलेगा? सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा? समझ गए हो इतनी बात? देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सर ऐसे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं आप, अपोजिट है ये ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चल रहा है ना, यही इलेक्ट्रॉन है ना? नहीं, ये तो करंट है। इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर चलेगा। समझ गए इतनी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और यही देख के हम यहाँ पे फैराडे के लॉ को थोड़ा सा चेंज किए और बोला कि ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। अब सुनो, इसी से बहुत बड़ा
रूल्स चीज़ों को निकाला और कौन आया, मैक्सवेल, और उन्होंने क्या कहानी बताई सुनिएगा। उन्होंने बोला कि भाई जब फैराडे ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के चेन से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, तो क्यों ना हम बोल दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेन से क्या आ जा रहा है। इसी का वाइस वर्सा करने की कोशिश की और एक कई सालों तक एक कहानी को करते रहे और लास्ट में जाके इस बात को इन्होंने प्रूव भी कर दिया कि भाई हम मैग्नेटिक फील्ड के चेन से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेन से क्या बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और जैसा इन्होंने ये जब किया तो अभी लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि भाई ठीक है हो सकता है ऐसा कर देंगे, बट इन्होंने एम्पियर्स का जो लॉ है, तुमने पढ़ा है अभी, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एम्पियर का सर्किटल लॉ पढ़ा है ये। इस लॉ को इन्होंने इनकंसिस्टेंस कर दिया, मतलब गलत बता दिया कि ये एम्पियर ने ये लॉ गलत दिया है। और अभी तक जो करंट तुम पढ़ रहे थे I इज इक्वल टू dq/dt, इस थ्योरी को भी हिला दिया इन्होंने। बोला कि भाई ये जो करंट तुम पढ़े हो ये करंट बस किसी लिमिट जगहों के लिए है, मैं तुम्हें आज से एक नया करंट बताऊंगा और उस करंट का नाम होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। जब तक इन्होंने इस बात को केवल मुंह से बोला कि भाई मैं इसका वाइस वर्सा करके दिखा दूंगा, तब तक लोग नहीं माने। मगर जब ये सारी चीज़ों को उन्होंने गलत प्रूव कर दिया तब जाके ये इंक्लूड हुआ एक नया टॉपिक, एक नया करंट जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। बात को समझना, बहुत अच्छे से सब समझ में आएगा कि इन्होंने आखिर में ऐसा किया क्या। तो देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसी एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इन्होंने सिंपल सा एक कैपेसिटर लिया, ये प्लेट है पैरेलल, ऐसे ले लो, एक प्लेट लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को किसी भी तरह से चार्ज कर दिया। सपोज दैट मान लो मैंने डीसी सोर्स लगा के इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, डीसी सोर्स से चार्ज किया। एक बात बताओ, जब ये चार्ज होता है कैपेसिटर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव है, तो तुम्हें पता ही है ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। जब ये कैपेसिटर चार्ज होता है तो क्या होता है, सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है और यहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कमी होगी, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके लगेगा वहाँ पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस चार्ज। यही होता है। या तो ये बोल लो, या तो कैपेसिटर को चार्ज करना है, जैसे बैटरी को तुमने ऑन किया, मतलब स्विच तुमने जैसे जोड़ दिया, तो स्विच के जुड़ते ही यहाँ से सर कौन सा चार्ज निकल गया, dq। कौन सा चार्ज निकल गया, एक स्मॉल चार्ज dq, और एक चार्ज यहाँ आके dq लग गया। तो देखो dq चार्ज जब यहाँ आके लगेगा तो क्या इस पे पॉजिटिव होते जाएगा, और जहाँ से निकलेगा dq चार्ज वहाँ पे क्या होता जाएगा, निगेटिव। ये भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोलोगे तो सर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, या dq चार्ज यहाँ से निकलेगा तो यहाँ आएगा। बस समझो ये बात, dq मतलब एक स्मॉल चार्ज, और ये समय के साथ होता है। कैपेसिटर एक ही बार खटाक से नहीं चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर जैसे पंखे के अंदर लगा है, तो इसको तुम लगाओगे प्लग में तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड समय लेगा, और 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर एक कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज एक बार हो जाएगा तो एक ही बार नहीं हुआ है, धीरे धीरे एक एक चार्ज आया है, एकदम स्लो मोशन में कर दिया। मुझे दिखा कि एक चार्ज गया तो माइनस, इधर प्लस, एक चार्ज और गया तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या आया, प्लस। बस समझना, फिर एक चार्ज गया तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये फिनोमिना होते गया, और ये तब तक चला जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो गया। जैसे फुल्ली चार्ज हो गया ये फिनोमिना रुक गया, बंद हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, dq। क्या यहाँ पे करंट दिखाई दे रहा है क्या, dq दिखाई दे रहा है। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, यही बात आपको बतानी है। ये स्विच है, ये जो करंट dq चल रहा है यहां तक तो तुम्हें दिख रहा है। इसके बाद से तुम्हें ये हवा है ना, वैक्यूम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एयर, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ भी भरोगे तो ये फ्री स्पेस है।
क्या इसमें तुम्हें चार्ज दिखाई दे रहा है, कोई करंट दिखाई दे रहा है? नहीं सर, करंट देखिए यहाँ से पॉजिटिव से चला है और निगेटिव की तरफ आ रहा है। सर यहाँ DQ है तो यहाँ भी DQ है और यही फिनोमिना चलता है, तो ये बीच में गया कहाँ? ये हवा में क्या उड़ने लगा? करंट। समझ रहे हो? मतलब जब तक वायर था तब तक तो कहानी मुझे समझ में आ रही थी, यही बात तो बार बार बता रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। आप सब लोग ये कैपेसिटर तीसरे चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, दूसरे चैप्टर से, कभी आपने दिमाग लगाया कि सर ये चार्ज आई या करंट यहाँ से आई चल रहा है तो ये करंट आई यहाँ आ रहा है, ये करंट फिर आई यहाँ आ रहा है, फिर ये करंट आई आ रहा है, तो ये बीच में खाली है, तो कैसे आई यहाँ से यहाँ कूद के चला आ रहा है? कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो किया गया होगा ऐसा। ध्यान से सुनो, बस यही कहानी उन्होंने चेंज की। अब ये चीज़ बार बार गलत हो रही थी तो फाइनली इस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया। देखो यही चीज़ सीधे उठा के वहाँ पे छाप दिया इन्होंने। बोला भाई यहाँ पे 2 पॉइंट लेके देखो, यहाँ और यहाँ, ठीक है। चलिए एक पॉइंट का नाम A दे देते हैं और एक पॉइंट का नाम B दे देते हैं। उन्होंने बोला एट अ पॉइंट A बताइए, एट अ पॉइंट ए बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबने बोला एम्पियर ने हमें एक सर्किटल लॉ दिया है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई। क्या यहाँ से बी निकल जाएगा? हाँ सर। क्या उसका डायरेक्शन भी निकल जाएगा? यस सर। देखिए करंट इधर चल रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल बनाएगा? अरे स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो सर करंट इधर चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे डायरेक्शन बनाएगा अपना? तो सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे कहीं बना होगा, ऐसे ऐसे। समझ गए इतनी बात? और किससे निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि आई तो है ना यहाँ। हाँ सर, डी क्यू चल रहा है तो आई तो है, आई की वैल्यू रख देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू पता है और इंटीग्रेट कर देंगे बी डॉट डी एल को, जितना आपने ये लूप लिया है उसी के हिसाब से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मगर अब मुद्दा फंसा पता है कहाँ? एट अ पॉइंट बी। जैसे बी पॉइंट पे गए, अब बताइए, आप तो कह रहे हो कि सर यहाँ से करंट आई निकला है और ये करंट घूम के यहाँ तक आई आया है, तो ये बीच में करंट तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? आपके हिसाब से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू आपके लिए क्या है? अरे करंट है ही नहीं, तो करंट की वैल्यू क्या है? 0। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई की वैल्यू क्या है? तो क्या ये पूरा 0 हो गया? तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब सर यहाँ करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। अच्छा, ये ए और बी लेने से अच्छा पी और क्यू ले लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को भी ए बी से डिनोट कर रहे हो। तो एट अ पॉइंट पी और एट अ पॉइंट क्यू। ठीक है, तो ए हमें पी पॉइंट पे दिखा कि मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि करंट है, बट जैसे क्यू पॉइंट पे गए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? 0। इन्होंने बोला ठीक है, ये तो एम्पियर के हिसाब से हुआ, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ ने यूज किया तो एम्पियर के हिसाब से हुआ। अब आइए मेरे हिसाब से, एक लीजिए कंपास और कंपास को रखिए यहाँ और कंपास को रखिए यहाँ और चेक करिए कि क्या कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। जब उन्होंने P पे रखा तब तो कंपास डिफ्लेक्ट करेगा ही, क्योंकि एम्पियर ने भी बताया था वहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कंपास डिफ्लेक्ट कर गया। डायरेक्शन तो निकाल ही ले रहे हो तुम, किस डायरेक्शन में? कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही थी। ठीक है, जब Q पे रखा तो जैसे Q पे रखा वहाँ पे भी कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था। मीन्स कहीं ना कहीं एक बात श्योर हो गया कि भाई साहब ये जो आपने एम्पियर ने बताया है मैग्नेटिक फील्ड इस बी पॉइंट क्यू पॉइंट का कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। कंपास को डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जब मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट का 0 है तो कंपास क्यों डिफ्लेक्ट करेगा? नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। तो आखिर में क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है? इसका मतलब यहाँ पे भी कोई करंट है, यहाँ पे भी कोई करंट है,
और उसी करंट का नाम इन्होंने क्या दे दिया, आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बना, तो सिंपल सुनो, इन्होंने बोला था, फैराडे ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो भाई, ये कंपास डिफ्लेक्ट किया है तो कौन सा फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो किसके चेंज होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बार आया होगा, नहीं, पहले कुछ सेकंड में एक रहा होगा, फिर कितना रहा होगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्योंकि इस पे प्लस आते गए होंगे और इस पे क्या होते गए हैं, माइनस। तो क्या हम यहाँ से कहानी और बना लिए कि अभी तक फैराडे के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, अब किसका चेंज दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और उससे जो कंपास रखे हो तो क्या हिला है, उसका नीडल, इसका मतलब क्या बना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए। अब थोड़ा यहाँ बताओ, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था फाई का, या आपने पढ़ा था ईएमएफ का। सर ईएमएफ होता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो पढ़ा था। यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं, ईएमएफ की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, करंट। और करंट कैसे बन रहा है, किसके चेंज से, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से बन रहा है, तो क्या डी फाई ई बाई क्या लिखेंगे, डी टी। और बीच में कोई मीडियम है तो क्या उसका परमिटिविटी भी लिखा जाएगा क्या, भाई उसकी परमिटिविटी भी तो इफेक्ट करेगी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। एक नया करंट मिला, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ बना है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्या बन गया है, इलेक्ट्रिक करंट। और इसी करंट का नाम इन्होंने क्या दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सुनो, थोड़ा सा बात समझो। मतलब सर जहां तक वायर है, देखो यहां से एक चीज और भी क्लियर हो गया, कैपेसिटर के जो बीच में ऐसे खाली स्पेस था, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैपेसिटर के बीच में खाली स्पेस में फ्लो होने वाला करंट कौन सा करंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। बाकी वायर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो करंट सर कौन सा करंट होता है, कन्वेंशनल करंट। और उसकी वैल्यू तो सिंपल कितनी होती है, डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है इतनी बात। तो ये करंट एम्पियर नहीं दिया था, याद होगा, क्योंकि इस करंट का यूनिट एम्पियर है ना। अरे इस करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो किसने दिया था, एम्पियर ने। बट इन्होंने एम्पियर के ही पूरे लॉ को खत्म कर दिया। देखो वहां से भी एम्पियर का ये गड़बड़ हुआ, क्योंकि उन्होंने बस एक ही करंट बता दिया कन्वेंशनल, इस पे कोई बात नहीं की। इन्होंने एक नया करंट दिया जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट। जहां पे हमें करंट नहीं दिखाई दे रहा है, वायर नहीं है, उस वायर वाली जगह पे तो करंट आप सिंपल बोल दोगे कि कन्वेंशनल है। जहां वायर नहीं है वहां पे कन्वेंशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो उन्होंने नया करंट बना दिया डिस्प्लेसमेंट। फिर इन्होंने बोला एम्पियर सर्किटल लॉ आपका ये है, देखिए गलत प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे एक जगह पे तो आपका लॉ फिट बैठ गया, मगर दूसरे जगह पे आपका लॉ फ्लॉप हो गया। मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0, जबकि कंपास में क्या दिखाई दे रहा है, डिफ्लेक्शन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इनके दोनों लॉ खत्म हुए। अब इन्होंने बोला कि भाई अब ऐसा करिए, आपके लॉ, मान लो एम्पियर हैं, बड़े साइंटिस्ट थे, तो ऐसा नहीं है कि आपके लॉ को मैं गलत बोल रहा हूँ, इसलिए बोला गया इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब है, इनकंसिस्टेंट मतलब हर जगह एक बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट है। तो कहीं पे एक जगह पे कहीं पे हो सकता है डिफरेंट हो, हर जगह थोड़े, हर जगह तो यही लग रहा था ना, बस यहीं पे तो फ्लॉप हुआ है, इसीलिए बोल दिया भाई इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसा करिए, इसको कंसिस्टेंट बना लीजिए। तो इन्होंने बोला कैसे बनाए, तो इन्होंने बोला सिंपल आप फॉर्मूला ऐसे लिखिए ना, बी डॉट डी एल, ये डी एल है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये बोला आपका, लीजिए कंसिस्टेंट फॉर्म मैंने बना दिया। देखो कैसे, इसका यूज करो ए पॉइंट, सॉरी कौन सा पॉइंट लिए हो, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, ध्यान से लो।
जब इसका यूज P पॉइंट पे करोगे तो क्या होगा, B डॉट P पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट कौन सा करंट है, IC, क्योंकि वायर है, और यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या यहाँ पे मिल गया मैग्नेटिक फील्ड, बस वहाँ पे कौन सा करंट रखना है, कन्वेंशनल। अच्छा अब बताइए Q पॉइंट पे आइए, तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, और अब बताइए क्या यहाँ पे Q पॉइंट पे IC है, नहीं, कौन सा करंट है, ID, तो क्या ये 0 हो गया, तो म्यू नॉट ओनली क्या बचेगा, ID। बताइए क्या दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, पहले वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जा रहा था, अब क्या Q पॉइंट का भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कौन सा करंट है, कन्वेंशनल। क्लियर है इतनी बात। तो इन्होंने एम्पियर्स के सर्किटल लॉ को मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफाइड करके और ये एक नया लॉ दे दिया, इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड लॉज ऑफ एम्पियर सर्किटल। एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है ये। क्लियर है इतनी बात। तो पेपर में पूछता है मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ को फिर से मॉडिफाइड करके क्या लिखा गया, तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। इतना समझ में आया, बताओ भाई किसी को दिक्कत है। अब सुनो थोड़ा, एक चीज़ बस सुन लो, वो वही चीज़ अभी आगे में प्रूव करना है। दिमाग में एक चीज़ चलना चाहिए आपके कि सर वायर में, ध्यान से सुनिए, यहाँ से जो करंट निकला है उस करंट का नाम क्या है, कन्वेंशनल, IC, बीच में क्या हो गया, ID, फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब IC ही किसके इक्वल है ना, तभी तो ID के बाद से तुरंत पलट के क्या हो जा रहा है, IC। मतलब ये कॉन्टिन्यूटी बरकरार है, IC चला है तो IC ही मिला है, रास्ते में भले से क्या आ गया, ID, मगर जो बैटरी से चला है IC वही मिला है हमें। मतलब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे फॉलो कर रही है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कह रही है कि जो तुम यहाँ से लेके चले हो वही तुम्हें यहाँ तक मिला है, लास्ट तक मिला है। इसका मतलब IC ही ID के क्या है, इक्वल है। तो क्या ये बात भी प्रूव करके उनको दिखाना पड़ेगा। भाई जब ये एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने तो इन लोग यही सब सवाल उठाए होंगे कि भाई ये IC चल रहा है तो फिर यहाँ पे IC क्यों आ रहा है, प्रूव करके दिखाओ कि IC ही ID के बराबर है, क्योंकि रास्ते में तो कुछ मिला तो इसको जुड़ना या घटना चाहिए था इससे। भाई जैसे मान लो यहाँ से 2 लेके चले हो और रास्ते में कोई बैठा है जो खींच ले तुमसे 1 रुपया, तो लेके फिर घर पे 2 आ पाओगे, नहीं। मतलब क्या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी चली आपकी, नहीं चली। या मान लो कोई तुमको रास्ते में 1 रुपया दे दे रहा है और दूसरा चीज़ दे दे रहा है, तुम लेके गए हो 2 आलू और बीच में कोई 1 प्याज भी दे दिया, तो क्या 3 चीज़ लेके आ रहे हो। तो जाहिर सी बात है IC प्लस ID आना चाहिए। चला तो IC बट रास्ते में ID मिला तो आना क्या चाहिए, IC प्लस ID। तो आखिर में क्यों IC आया, इसका मतलब IC ही किसके इक्वल है, ID। बीच में जहाँ पे कुछ गैपिंग थी वहाँ पे बस उसका नाम बदल गया, बस उसका क्या बदल गया, नाम बदल गया। बाकी कहानी वही रही कि सर हम IC को ही किस रूप में जान रहे हैं, ID। बस फॉर्मूला देखो, IC का ये है और ID का है, बट हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है इतनी बात। चलो तो पहले लिख लो, हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट करें, तो सारी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ बोलो, जाओ भाई। बोलें, लिखो। पूरा एक्सपेरिमेंट लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है।
आप बस डिस्प्लेसमेंट करंट लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, बाकी इसको जैसे आपको समझना होगा आप कहीं नोट कर लीजिएगा। पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट का ये एक्सपेरिमेंट लिखवाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। हेडिंग डालें हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which come into existence which come into the existence which come into the existence in addition to conduction current in addition to the conduction current whenever the electric field and hence the electric flux change with the time ठीक है भाई। अब उसके नीचे लिखिएगा ये आई डी इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट डी फाई बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट करेंट का फॉर्मूला ये सब लिखना है तो लिख लो, नहीं तो समझ तो गए होगे ना कुछ इसमें क्या है, बस एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड रूल्स लिखवा देंगे। हाँ अब आप सोच लो लिखना है कि नहीं, हमको तो नहीं लगता है, आप अगर समझे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। और बस आपको याद रखना है फैराडे ने बोला है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इन्होंने क्या बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड तभी आएगा जब कोई वहाँ पे करंट हो, क्योंकि पहले से एम्पियर साहब ने बता रखा है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगा तो आई रहना ज़रूरी है, क्योंकि आई को जब जीरो कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्या आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तभी आया होगा जब करंट हो, तो करंट कौन सा रहा होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट किससे बन रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका रेट डी फाई ई बाई डी टी, और बीच में क्या भरा हुआ है मीडियम, तो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है चलो लिख लिया ना भाई। चलिए लिखिए इसमें अब वो ये लूप बना लो, ये वाला लूप बना लो, जो फिगर में लूप बना है ना वो लूप पूरा बना लो सर्किट। उसमें हम बोल दे रहे हैं वो जो नीचे चीज़ें लिखी हैं उसी को पॉइंट में करके लिख लो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से अब सब चीज़ प्रूव करना है मुझे। वो सर्किट बनाओ फटाक से। हो गया।
लिखिए इसमें to maintain the dimensional consistency the displacement current is given in the form of आई, वो लिख लेना फार्मूला, वही डिस्प्लेसमेंट करंट वाला फार्मूला, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, फाई ई वहाँ पे कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई डॉट ए या ई ए बोल देंगे, अगर डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके नीचे लिखिएगा हैंस द टोटल करंट अक्रॉस द क्लोज लूप, हैंस द टोटल करंट अक्रॉस द क्लोज लूप ठीक है, टोटल करंट अक्रॉस द क्लोज लूप क्या होगा, टोटल करंट कितना होगा क्लोज लूप में, आईसी भी होगा और क्या होगा, आईडी भी होगा। सर दोनों होगा, दोनों लिख देंगे, आईसी प्लस आईडी। सर आईसी की वैल्यू तो आईसी रहने दो, कन्वेंशनल है, और आईडी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, लिख लीजिए ये बात। आईसी का मतलब डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ, वो समझ रहे हो, कन्वेंशनल करंट तो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तो। ठीक है, देन नेक्स्ट नीचे लाइन से लिखना, देन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, देन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, नीचे लिखा है वो लिख लीजिए, मॉडिफाइड लॉज ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा ये, और उसके नीचे लिख लीजिएगा एट अ पी ये यूज होगा और एट अ क्यू ये यूज होगा, बस लिख लो, खत्म हो गया। जल्दी करो। हो गया। अब इसके नीचे हम प्रूव कर देते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो बचा है आई सी इज इक्वल टू आई डी, तो हेडिंग डालिएगा कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल, क्या डालिएगा, कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल। भाई ये पता है फैराडे के लॉ के बाद से मैक्सवेल ने कम से कम 30-40 साल लगा दिए थे इस चीज़ को प्रूव करने में, और जितनी बार ये प्रूव हुआ था कहानी उतनी बार गलत प्रूव कर दिए थे लोग, और फाइनली जब लेके आए थे इन चीज़ों को तो सबने मान लिया कि हाँ भाई ये चीज़ है, मतलब कंसिस्टेंट उनका खुद भी बना हुआ था इस पूरे एक्सपेरिमेंट पे। इसीलिए मैक्सवेल जो हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चैप्टरों के लिए सबसे फेमस साइंटिस्टों में एक माने जाते हैं। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन जो हैं, इन्हीं 4 इक्वेशन पे पूरे मैग्नेटिक फील्ड्स के चैप्टर हैं। अगर ये 4 इक्वेशन का नॉलेज है तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं 4 इक्वेशन में इन्होंने समेट दिया है। ठीक है, तो इस बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो केवल यही एक्सपेरिमेंट नहीं, इसी एक्सपेरिमेंट के बाद से उन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए हैं, लॉ दिए हैं, और 4 इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उस इक्वेशनों से लेना देना नहीं है, अभी आगे बात किया जाएगा। आपको मैंने क्या लिखवाया, कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल ना, कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल। तो भाई कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल में क्या हम बात करेंगे, सर कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल में बात करेंगे हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, बताइए, टू प्रूव आई सी इज इक्वल टू आई डी, सर यही प्रूव करना है। ठीक है, चलिए बताइए आई डी कितना होता है, तो सर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है सर, देन आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सर फाई ई क्या होगा, जल्दी बोलो सर, ई ये होगा क्या, अपॉन में कितना, डी टी, कॉस थीटा नहीं ले रहे हैं, कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो कॉस 0 से क्या हो जाएगा ई,
ये तो समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो ये प्लेट देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रहा है और क्या इसका एरिया वेक्टर भी इधर चलेगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री, 0। तो थीटा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ई इंटू ए, एरिया होगा क्या, ये एरिया इस प्लेट का एरिया है जिसका नाम क्या मैंने दिया है ए, ठीक है। तो ई ए हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, उसी फिगर से ये आ रहा है, ई ए है। ओके सर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर थोड़ा बताइए, क्या कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट है ना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी, और ई की जगह पे क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, अपॉन में कितना हो गया, डी टी। सर सिग्मा क्या होता है, सर सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अरे लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा यूज किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट। बताओ क्या यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख दें, क्या है, क्या यही होगा, अरे चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या ए से ए खत्म हो जाएगा, क्या एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो जाएगा, देन आई डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या यही आई सी है क्या, जी सर यही आई सी है, प्रूव हो गया प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। भाई आई डी आया डी क्यू बाई डी टी, जो कि पहले से पढ़ रहे हैं भाई, यही है आई सी, डी क्यू बाई डी टी, नोट कर लो। यही बात इन्होंने प्रूव करके दिखा दी। हाँ ये बात प्रूव है तो इसका मतलब सब सही है। जब तक ये प्रूव नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे भाई, इसीलिए इन्होंने बात प्रूव भी की है फाइनली। तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट समझ गए हो क्या होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट को अच्छे से समझाया गया है, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखवाया भले से मैं कम हूँ, मगर आप समझे हो अच्छे से तो आपको भूलना नहीं है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बता देंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे चेंज होता था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, और वहाँ पे इंड्यूस करंट को हम आईसी बोलते थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आया है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। आईडी जस्ट फैराडे लॉ का वाइस वर्सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, करके लाइएगा। इसी फॉर्मूले पे, एक ही फॉर्मूला मिला है तो एक दो क्वेश्चन बनते हैं इस पे, छोटे छोटे कर लीजिएगा। लिखिए, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्वेश्चन है, करके लाना है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ सर्कुलर प्लेट, हैज़ अ सर्कुलर प्लेट each of a radius, each of a radius सर्कुलर फॉर्म में है इसीलिए रेडियस दिया है, each of a radius 5 सेंटीमीटर। it is being charged, it is being charged so that electric field in the gap, electric field in the gap between the plate rise constant rate of, constant rate या steady rate of 10 to the power 12 वोल्ट पर मीटर। राइज कर रहा है कांस्टेंट रेट से जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 12 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट,
ठीक है भाई। चलिए तो और ये आप पढ़ के आइएगा। मैक्सवेल्स के जो इक्वेशंस हैं मैं लिखवा दूंगा, वैसे तो इसमें ज़्यादा नहीं आता है। इसमें हम सीधे पढ़ेंगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, एलसी ऑक्सीलेशन, ठीक है भाई, ट्रांसवर्स नेचर के बाद से जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी प्रॉपर्टीज़ एक एक करके पढ़ के आइएगा इसको।